Hello guys, welcome to the lecture 4 of DC Circuits organized by Vidya Mandir classes in collaboration with .NET. Guys, my name is Jitin Gupta. Guys, आज के lecture को अगर मैं consider करता हूँ तो it is going to be the most important lecture or the session in your entire 12th class physics syllabus. क्योंकि आज हम ना ही सिर्फ बैटरीज की बात करने वाले हैं, जो मैं यहाँ पे डायग्राम में दिखा रहा हूँ, बैटरी या सेल, बट वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट किरशॉफ्स सर्किट लॉज, किरशॉफ करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ, जो हमारे आगे जितने भी डिस्कशन होने वाले हैं फ्यूचर चैप्टर्स के लिए, उन पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार ब्रीफली हम देख लेते हैं गाइस कि क्या क्या टॉपिक्स हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। एक रफ दिमाग में इंडेक्सिंग हो जाएगी। तो पहले हम बात करेंगे सेल्स एंड बैटरीज की गाइस, कि जो चार्ज को पंप करने वाला मैकेनिज्म होता है एक सर्किट के अंदर, वो कैसे वर्क करता है, वो क्या होता है, कैसे एनर्जी मिलती है चार्ज को, जो वो हीट की फॉर्म में लूज कर होता है, रेजिस्टर क्या है। हमने लास्ट क्लास में बात भी करी थी। अगर आपको ये चीज नहीं क्लियर है कि हीट कैसे प्रोड्यूस होती है रेजिस्टर के अंदर, उसका रिलेशनशिप विद करंट, रेजिस्टेंस या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर के साथ क्या है, तो आई विल हाईली रिकमेंड यू गो एंड वॉच लेक्चर 3। ऑलराइट, फिर गाइस हम बैटरीज के अंदर भी दो तरह अलग अलग टाइप की बैटरीज की बात करेंगे। एक तो आइडियल बैटरीज, आइडियल सेल्स, और एक नॉन आइडियल बैटरीज। नॉन आइडियल बैटरीज बेसिकली क्या होते हैं, एक तो सोर्स ऑफ ईएमएफ, पंप का भी काम कर रहे होते हैं, बट अंदर ही अंदर कुछ रेजिस्टेंस टू चार्ज के फ्लो को ऑफर कर रही होती है। तो हम उन दोनों चीजों को कैसे कंबाइन करेंगे, जो पंप वाली फीलिंग है और रेजिस्टेंस वाली फीलिंग है बैटरी के अंदर ही अंदर, उसको कैसे कैप्चर करके सॉल्व करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। देन विल टॉक अबाउट गाइस किरशॉफ्स करंट लॉ। एंड किरशॉफ्स करंट लॉ कुछ बहुत ही अमेजिंग सी अलग सी चीज नहीं है। जब हम पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि ये सिर्फ एक सिंपल सी लॉ है, बहुत ही लॉजिकल लॉ है, जो बहुत ही ज्यादा कॉमन सेंस के बेसिस पे हम बोल सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बेसिस पे बोल सकते हैं। एंड गाइस लास्टली जो आज के पूरे लेक्चर का जो क्रैक्स होगा, दैट विल बी दी किरशॉफ्स वोल्टेज लॉ, कि एक लूप है और लूप के अंदर हमें रेजिस्टेंस दे रखी है, सोर्स ऑफ ईएमएफ, सेल, सारी चीजें दे रखी है। अब हमें बता रहे हैं कि उस लूप के अंदर करंट कितना है, तो वो सारी चीजें हम कैसे डिटरमाइन करेंगे यूजिंग द किरशॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो ये आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव गाइस, मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगा वो कम ही रहेगा, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी, आप पक्के से एक्सपेक्ट करके चलो कि बोथ इन जेईई मेंस एंड इन जेईई एडवांस, कहीं ना कहीं जो भी आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में आएगा ही आएगा, किसी ना किसी क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट हो ही रहा होगा एज अ टूल। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस पे बहुत ज्यादा, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन फॉर 12th फिजिक्स आज का जो भी है। तो आज हमें सारी चीजें बढ़िया से समझनी है। एंड गाइस आगे के जितने भी चैप्टर्स डिस्कस होने हैं उनमें ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट। तो गाइस विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो हम सबसे पहले बात करने वाले गाइस सेल्स की, बैटरी, सोर्स ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ क्या है हम उसकी थोड़ी देर में बात करेंगे, बट अभी मान लो कि कुछ है एक वर्ड ईएमएफ, ठीक है गाइस। तो मैं एक रफ तुम्हें बैटरी, एक पेंसिल सेल में भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पेंसिल सेल के अंदर क्या है, बेसिकली एक केमिकल पेस्ट से, इट इज फिल्ड विद सम सॉर्ट ऑफ केमिकल पेस्ट, ठीक है। अब वो हम उसकी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं कि वो पेस्ट के कंपोनेंट्स क्या है क्या नहीं है। हमें एक बहुत छोटा सा पर्सपेक्टिव चाहिए, वो सारी चीजें केमिस्ट्री के अंदर पढ़ाई जाएंगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। हमें सिर्फ फिजिक्स पर्सपेक्टिव से जो चीज चाहिए उस पर फोकस करते हैं यहाँ पे, कि इस बैटरी के अंदर बेसिकली किसी ना किसी एक मैकेनिज्म से पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगने लगती है, और किस डायरेक्शन में लगती है। तो ये जो हमारे पास बैटरी या सेल है बेसिकली, इस सेल के अंदर बेसिकली तुम्हारे पास दो टर्मिनल्स मार्क्ड होंगे, एक होगा नेगेटिव टर्मिनल, एक होगा पॉजिटिव टर्मिनल। और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इस बैटरी के अंदर फोर्स लगने लगती है टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। एंड ये जो फोर्स लग रही है इसको मैंने एफ बी लिख दिया है। एफ बी बेसिकली कुछ भी नहीं है गाइस, दैट इज द फोर्स ड्यू टू बैटरी, फोर्स ड्यू टू बैटरी या फोर्स ड्यू टू। और ये फोर्स क्या कर रही है, ये इस चार्ज को बस पुश कर रही है टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल।
तो इसकी वजह से क्या होगा गाइस, थोड़ी देर के अंदर अगर मैं देखूंगा, थोड़ी देर के अंदर बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, यहाँ पे जो ये फोर्स लग रही है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पे कुछ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल पे कुछ नेगेटिव चार्ज इकट्ठा। गाइस ये जो बैटरी फोर्स लगा रही है, ये कूलम फोर्स नहीं है, ये कुछ एक डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स है। हमें नहीं फर्क पड़ रहा कि किस टाइप की फोर्स है, बट इट इज अ नॉन कूलम्बिक फोर्स। एफ बी यहाँ पे लिख देते हैं, इट इज एफ बी इज नॉन कूलम्बिक। मतलब वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, वो वाली नहीं, कुछ और टाइप की फोर्स है, हमें नहीं फर्क पड़ता, ठीक है, बट है। और इसने पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल पे फोर्स कर दिया है, नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव पे, और एक तरह की पोलराइजेशन हो गई है, ठीक है, इसके अंदर, बैटरी के अंदर। गाइस अब इमेजिन करते हैं, ये जो पोलराइज बैटरी है हमारे पास, जहाँ पे पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज है। अब इसके लिए देखो गाइस, पॉजिटिव चार्ज अलग नहीं रहना चाहता ना नेगेटिव चार्ज से। बेसिकली ये पॉजिटिव चार्ज एक हायर पोटेंशियल पे हो गया है यहाँ पे। अगर मुझे कोई बोलेगा कि क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया है, तो ये वाला पॉइंट एक हायर पोटेंशियल पे आ गया है, और यहाँ पे ये वाला पॉइंट बेसिकली ये एक लोअर पोटेंशियल पे। और पॉजिटिव चार्ज तो मूव करके आना चाहता है ना। अगर यहाँ पे जो ये पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल पे बैठा है, ये तो मूव करके लोअर पोटेंशियल पे आना चाहता है, न्यूट्रलाइज हो जाना चाहिए पूरा चार्ज। बट ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है ड्यू टू दी बैटरी, जो इसको वापस नहीं जाना। तो बेसिकली पोलराइजेशन हो गई है, और अब हमारा पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल पे बैठा हुआ है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव टर्मिनल पे बैठा हुआ है। अब मैंने क्या करा, मैंने एक सर्किट बना दिया, एक कनेक्टिंग वायर्स लिए, एक रेजिस्टर लिया, और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ एक पाथ बना दिया। तो दिस इज अ पाथ यहाँ पे, और इस पाथ के अलोंग देखो, बैटरी के अंदर पॉजिटिव चार्ज उठ के नेगेटिव चार्ज की तरफ नहीं जा पा रहा था, क्योंकि बैटरी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा। बट जैसे ही मैंने ये पाथ प्रोवाइड कर दिया, व्हाट इज हैपनिंग इज कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था, उसको एक तरीका मिल गया है मूव करने का फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, और वो यहां से फ्लो करेगा, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, फ्लो करेगा, फ्लो करेगा, और आके इस नेगेटिव चार्ज पे आ जाएगा। और जैसे ही वो नेगेटिव चार्ज पे आएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा सब कुछ। और न्यूट्रलाइज हो जाएगा, फिर से क्या होगा, जो बैटरी की फोर्स थी, वो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगी यहाँ पे, और वो उसको यहाँ पे ले आएगी। फिर से वही हो जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल पे, नेगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल पे, पॉजिटिव चार्ज फिर से उठ के उस पाथ के थ्रू मूव करके आएगा लोअर पे, फिर से बैटरी की फोर्स उसको पुश करेगी, फिर से वो, एंड ये एक मैकेनिज्म क्रिएट हो गया गाइस। और ये मैकेनिज्म बेसिकली क्या कर रहा है, एक फ्लो ऑफ चार्ज मेंटेन कर रहा है सर्किट के। अगर मैं एक रफ सा एग्जांपल देना चाहूँ यहाँ पे, तो वो रफ एग्जांपल क्या होगा गाइस, कि मेरे पास एक पानी की मोटर है, ठीक है, यहाँ पे एक पानी की मोटर है, या पानी का पंप है, जो पानी को उठा रहा है कहीं अंडरग्राउंड, लेट से यहाँ पे वाटर है, और ये यहाँ से पानी को उठा रहा है, और फिर ये पानी को कुछ एनर्जी दे देता है, और वो एनर्जी लेके फिर जो पानी है वो पाइप के अक्रॉस चढ़ के ऊपर वाला जो तुम्हारा टैंक होता है, ओवरहेड टैंक घर पे, वहां पे पहुंच जाता है। और फिर जब तुम्हें पानी चाहिए होता है घर के अंदर, तो तुम क्या करते हो, अपनी टैप को ओपन करते हो, और फिर अपने आप ही पानी, क्योंकि पानी तो हायर हाइट से लोअर हाइट पे आना चाहता है, तो अपने आप ही पानी मूव करके नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये जो मोटर वाला काम है, ये जो पंप वाला काम है, दिस इज दी पंप, ये इस सर्किट के अंदर सिमिलरली ये हमारा सेल कर रहा है, और पानी की जगह किसको पुश कर रहा है, चार्ज को पुश कर रहा है, राइट। सो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि दिस बैटरी और अ सेल is acting like a pump of charge, pushing the charge
पुशिंग द चार्ज, कहां से कहां पुश कर रहा है गाइस? फ्रॉम इट्स नेगेटिव टर्मिनल टू इट्स पॉजिटिव टर्मिनल, इंक्रीजिंग दी एनर्जी। ठीक है, और ये कौन से चार्ज की बात कर रहे हैं? पुशिंग दी पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज, पुशिंग दी पॉजिटिव चार्ज, राइट, पुशिंग दी पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इट्स नेगेटिव टू पॉजिटिव। और उसकी वजह से क्या हुआ? उस पॉजिटिव चार्ज के पास एनर्जी आ गई, ज्यादा पोटेंशियल आ गया, वो नहीं चाहता था वो, तो सर्किट के थ्रू मूव करके वापस वो लोअर पोटेंशियल पे आया, फिर से बैटरी ने उसको पुश करा, फिर से वो घूम गया। तो ये एक साइकिल मेंटेन होती है। ऑलराइट गाइस, एंड गाइस यहाँ पे और भी अमेजिंग चीजें हो रही हैं, बट उसकी बात हम थोड़ी देर में करेंगे। पहले हम ईएमएफ की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ अ सेल। ईएमएफ ऑफ अ सेल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल गाइस, ऑलराइट। अब यहाँ पे बात करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं, अमेजिंग पिक्चर बिल्ड करते हैं अपने दिमाग में कि मेरे पास ये पेंसिल सेल था और फिर बैटरी ने कुछ फोर्स लगाई, लेफ्ट साइड पे कुछ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, राइट साइड पे कुछ नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, और जब ये इंडक्शन ऑफ चार्ज होता है, जैसे ही पोलराइजेशन होगी, पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह बैटरी के अंदर अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। एंड ये जो फील्ड होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव। अब देखना है गाइस कि अब जब ये फील्ड डेवलप हो गई है, अब हमें यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, ठीक है, और इस पॉजिटिव चार्ज को हमें पुश करना है। कहां से कहां पुश करना है? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ पुश करना है। तो बेसिकली हम एक नई फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन कर रहे हैं, विच इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ ऑफ अ बैटरी, EMF of a cell or a battery is the amount of work done by the battery in moving a unit positive charge from its negative terminal to its positive terminal slowly, धीरे से। तो गाइस, अगर मैं लेमन टर्म्स में बोलूंगा कि हमें एज अ बैटरी, अगर मैं बैटरी हूं तो मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी एक पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से उठा के पॉजिटिव टर्मिनल में लाने में। बहुत ही धीरे, मतलब इतनी धीरे कि अगर वो जीरो स्पीड से शुरू हुआ था, बहुत ही धीरे धीरे लेके आ रहे हैं ताकि फाइनली भी उसकी स्पीड जीरो ही हो, वो कुछ काइनेटिक एनर्जी एक्यूमुलेट ना करे। तो फिर मैं यहाँ पे अगर इस चीज को मैथमेटिकली लिखना चाहूंगा तो मैं बोलूंगा कि वर्क डन बाय जो बैटरी हो जाएगा, फिर तो वर्क डन बाय जो बैटरी हो जाएगा गाइस, वो कितना हो जाएगा अगर देखा जाए तो वर्क डन तो गाइस, अगर बैटरी ने कुछ फोर्स लगाई है यहाँ पे एफ बी के बराबर, तो वो जाएगा एफ बी टाइम्स जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा चार्ज ने। लेट से लेंथ ऑफ द सेल इज एल, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब बस यहाँ पे जो की फीचर है, की फीचर क्या है कि बैटरी ने फोर्स कितनी लगाई है। तो गाइस ध्यान से सोचेंगे तो बैटरी ने फोर्स कितनी लगाई है। देखो, इस चार्ज के ऊपर अगर मैं ध्यान से देखता हूँ, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये जो चार्ज है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है Q टाइम्स E, और मुझे इसको लेफ्ट को मूव कराना है तो मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ एफ बी, बट मुझे इसको बहुत ही धीरे 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 मूव कराना है। तो जो बैटरी जो फोर्स लगा रही होगी वो QE, जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही होगी, उसके ऑलमोस्ट बराबर होगी, ऑलमोस्ट बराबर होगी, बस थोड़ी सी, बहुत ही हल्की सी।
तो मैं ऑलमोस्ट इक्वल मान सकता हूँ। ठीक है कि अगर QE की फोर्स 1 न्यूटन की थी तो मैं फोर्स लगा रहा हूँ 1.00000001 न्यूटन, बिल्कुल ही हल्की से। तो मतलब कि जो मैंने फोर्स लगाई है क्योंकि मुझे स्लोली मूव कराना है, दैट इज चार्ज। चार्ज कितना है गाइस? Q इज 1 कूलम टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फोर्स लग रही है टाइम्स है। ऑलराइट, एंड ये E into L क्या है गाइस? इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेल के अंदर है, L उसकी लेंथ है, और ये तो गाइस क्या हो गया बस E into L। ये दो, अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बोला था कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज माइनस इंटीग्रल E डॉट dl, वो वाली अगर फीलिंग मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा कि हो जाएगा मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है, कि अगर लेफ्ट वाले एंड का पोटेंशियल V पॉजिटिव है और राइट वाले एंड का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसका पोटेंशियल V नेगेटिव है, तो ये बस V प्लस पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल। और यही चीज जो हमने वर्क डन बाय बैटरी है, इसी को तो हमने क्या बोला था? EMF बोला था ना गाइस। तो मेरे पास अमेजिंग सा एक रिजल्ट नहीं आ गया कि ये जो EMF ऑफ द बैटरी है, और इसको गाइस हम ये इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, साई, इसको बोलते हैं साई से रिप्रेजेंट करते हैं, बट मैं बार बार इसको E ही बोलूंगा। तो ये जो EMF का सिंबल है साई, ये बेसिकली क्या हो गया है? V प्लस माइनस V माइनस और दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी टर्मिनल्स। तो बेसिकली हमारे पास एक रिजल्ट आ गया है। क्या रिजल्ट आ गया है? कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू द EMF ऑफ द बैटरी। EMF, जब भी तुम सेल खरीदोगे उसकी EMF उस सेल के ऊपर मेंशन होगी कि ये इतनी EMF का सेल है। ऑलराइट, और वही फिर हमें पता लग गया है कि जब हम इसको लगाएंगे किसी सर्किट के अंदर, तो ये एक सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, और वो कितने मैग्नीट्यूड का पोटेंशियल डिफरेंस है? वो है EMF के बराबर का पोटेंशियल। तो ये चीज हमें क्लियर हो जानी चाहिए गाइस। दिस इज द की टेक अवे यहां से। तो मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूं कि एक एग्जांपल लेके गाइस, कि अगर मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी है, ऑलराइट, एंड इस बैटरी का हमें EMF दे रखा है लेट्स से 5 वोल्ट्स। तो अगर मैं इसको एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाता हूं ऑफ 10 ओम, तो बेसिकली ये क्या करेगी? ये एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगी। जो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्रिएट कर दिया, ये हायर पे ये लोअर पे, और यहां से यहां का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बैटरी की EMF के बराबर हो जाएगा, 5 वोल्ट का वो हो जाएगा। और फिर हमें पता है कि यार हमें रेजिस्टेंस, सॉरी यहाँ पे 10 वोल्ट की जगह 10 ओम गाइस, मेक दैट करेक्शन, रेजिस्टेंस ओम के अंदर होती है, तो यहाँ पे 10 ओम की रेजिस्टेंस है। और फिर जो करंट फ्लो करेगा इस सर्किट के अंदर यहाँ से यहाँ, वो मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि मुझे V इज इक्वल टू IR पता है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि I इज इक्वल टू V बाय R, जो पोटेंशियल डिफरेंस, और हमने पोटेंशियल डिफरेंस कितने के बराबर रखा है गाइस? EMF के बराबर रखा है, EMF E डिवाइडेड बाय R, और EMF कितनी थी? 5 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितनी थी? 10 ओम, तो मेरे पास 0.5 एम्पियर का करंट आ जाएगा इसका। तो दिस इज बेसिकली जो हमने जितनी भी बात अभी करी है उसका एंड गोल, एंड एप्लीकेशन यही एग्जांपल शो कर रहा है कि बेसिकली बैटरी लगाने से क्या हो रहा है? रेजिस्टर के अक्रॉस करंट मूव कर रहा है। सो आई होप गाइज ये पिक्चर हमारे दिमाग में क्लियर हो चुकी, ठीक है। नाउ मैं एक और पिक्चर यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी वाली पिक्चर बिल्ड करना चाहता हूँ, और अमेजिंगली वही सेम ही पिक्चर बनने वाली है। ये देखो गाइज, मैंने क्या करा है, यहाँ पे एक बैटरी लगा और उस बैटरी के क्रॉस एक रेजिस्टर लगा। अब हमें एक पिक्चर दिमाग में रखनी है कि ये जो पिंक कलर जो डॉट्स बना रखे हैं मैंने यहाँ पे, बेसिकली ये पिंक कलर डॉट कुछ भी नहीं है, दिस इज जस्ट अ पॉजिटिव चार्ज। ये पिंक कलर डॉट इज बेसिकली अ पॉजिटिव चार्ज। और यहां से शुरू करते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे था,
इस बैटरी ने क्या करा, बैटरी ने इसको एक लोअर पोटेंशियल से एक हायर पोटेंशियल पे पुश कर दिया। तो मैंने इसको हाइट से दिखा दिया कि ऊपर जा रहा है तो मतलब उसकी हाइट बढ़ रही है, मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो बैटरी ने क्या करा, उसको उसको हायर हाइट पे ले गया पोटेंशियल की टर्म्स में, हायर पोटेंशियल एनर्जी पे पुश कर दिया। और फिर वो चार्ज मूव करता हुआ रेजिस्टर के पास आया। रेजिस्टर के पास आया तो रेजिस्टर क्या करता है, एनर्जी ले लेता है। एनर्जी ले लेगा तो फिर वो जो चार्ज जब रेजिस्टर के थ्रू मूव करेगा तो वो अपनी एनर्जी लूज करेगा, वो नीचे आ जाएगा। वो हायर पोटेंशियल एनर्जी में था, जैसे रेजिस्टर के थ्रू मूव करा उसकी एनर्जी कम हो गई और वो गिर गया। और उसने जो एनर्जी गिरी है, वो कम हुई है, वो कहाँ गई है? तो ये एनर्जी जाती क्या है वो हमें पहले से पता है कि ये रेजिस्टर में जो एनर्जी लूज हुई है, ये तो ये लूज कर देगा इन फॉर्म ऑफ हीट। एंड ये जो एनर्जी आई है इसके पास, ये जो चार्ज को एनर्जी मिली थी, जो सेल ने एनर्जी दी थी, ये कहां से दी थी? तो ये एनर्जी जो इसके पास आई है, इट इज कमिंग फ्रॉम दी केमिकल एनर्जी। कि ये जो पेंसिल सेल होता है, इसके अंदर जो केमिकल पेस्ट होता है, उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है इन फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। तो बेसिकली हम एक पिक्चर बना सकते हैं यहाँ पे कि चार्ज गेन्स एनर्जी फ्रॉम सेल, और सेल के अंदर एनर्जी कहां से, किस फॉर्म में थी? केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। एंड गाइस, फिर चार्ज लूजेस एनर्जी इन रेजिस्टर, और किस फॉर्म में लूज कर रहा है? हीट की फॉर्म में। एंड जितनी, फिर से उसकी साइकिल कंप्लीट हो गई ना। उसने अगर 10 जूल की एनर्जी ली, जाके 10 जूल की एनर्जी डंप कर दी रेजिस्टर के अंदर, और ये साइकिल बस कंटिन्यू होती रहेगी। कब तक कंटिन्यू होती रहेगी? जब तक जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड है बैटरी के अंदर वो खत्म ना हो जाए। तो बैटरी डेड हो जाती है ना। हमें पता है कि जब भी हम सेल यूज करते हैं तो कुछ दिनों बाद, कुछ टाइम बाद बैटरी डेड हो जाती है। तो उसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जितनी भी केमिकल एनर्जी स्टोर थी वो सारी खत्म हो चुकी है। चार्ज जितनी एनर्जी लेके जाके फिर आगे दे सकता था, मे बी रेजिस्टर को दे सकता था, वो रेजिस्टर ने यूज कर ली है। और अगर 100 जूल की एनर्जी स्टोर थी बैटरी के अंदर, तो वो 100 जूल की एनर्जी रेजिस्टर बर्न कर चुका है। और यहाँ पे फिर मेरे पास आ जाएगा कि देखो गाइस, किसी भी इंस्टेंट पे जिस रेट से एनर्जी हम दे रहे हैं, कि लेट से यहाँ पे कुछ इसको बोल देते हैं डीक्यू, बोल देते हैं कि डीक्यू चार्ज आया और डीक्यू चार्ज ये नेगेटिव से पॉजिटिव गया, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि गाइस, गेन इन एनर्जी ऑफ डीक्यू चार्ज जो हो जाएगा, वो हो जाएगा डीक्यू टाइम्स जो उसका पोटेंशियल के अंदर इंक्रीज आ रहा है, और इसको मैं बोल सकता हूँ डीक्यू टाइम्स ईएमएफ, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी उसकी ईएमएफ के बराबर है। तो इतनी एनर्जी इसने गेन करी, तो रेट ऑफ गेन ऑफ एनर्जी कितना हुआ? रेट ऑफ गेन ऑफ एनर्जी वो हो जाएगा गाइस dq बाई dt, टाइम से भी डिवाइड कर दिया कि मैंने dt टाइम के लिए अगर ऑब्जर्व करा था, तो हो जाएगा e टाइम्स i, ईएमएफ टाइम्स द करंट। तो इतने रेट से एनर्जी गेन कर रहा है, ऑलराइट। और अगर इतने रेट से एनर्जी गेन कर रहा है तो फिर वही रेट से एनर्जी डंप भी कर रहा है, क्योंकि वापस वो कंप्लीट करके नीचे ही आया था ना। तो इतने अमाउंट की एनर्जी उसने dt टाइम के अंदर गेन करी, और उतनी ही एनर्जी फिर उसको डंप करनी है। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी इज बेसिकली आई स्क्वायर आर। ये मैं पहले प्रूव करा चुका हूं। तो अब मैं बोल सकता हूं कि जिस रेट से गेन कर रहा है उसी रेट से लूज कर रहा है। तो एनर्जी कंजर्वेशन, अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन, अगर मैं यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करूंगा गाइस, तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि ई टाइम्स आई, जिस रेट से एनर्जी गेन कर रहा है उसी रेट से एनर्जी डंप कर रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे आई आई दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, एंड आई इज इक्वल टू ई बाय आर आ जाएगा गाइस। जो मैंने यूज करा था थोड़ी देर पहले, याद है? वो सेम आंसर आ गया है कि अगर इसकी ईएमएफ होती 5 वोल्ट और रेजिस्टेंस होती 10 ओम, तो मेरे पास करंट जो है सर्किट के अंदर, करंट की वैल्यू यहाँ पे सर्किट के अंदर आया थी आई इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 10 विच इज 0.5 एम्पियर।
तो ये एनर्जी पिक्चर गाइस, ये वाली जो एनर्जी पिक्चर है ये हमारे दिमाग में टोटली क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो हम सोच सके कि ये बैटरी क्या कर रही है, रेजिस्टर क्या कर रहा है, ये बाकी और कंपोनेंट सर्किट क्या कर रहा है। तो मूविंग नाउ गाइस, ये सारी जो बैटरीज जिनकी हम बात कर रहे थे ये आइडियल बैटरीज थी। हमारे पास जो रियल वर्ल्ड में बैटरी मिलती है वो आइडियल नहीं होती। आइडियल नॉन आइडियल में क्या मतलब है कि देखो, जब ये चार्ज यहां से यहां जा रहा है, जो बैटरी पुश कर रही है, तो ये ऊपर जा रहा है और ये कुछ एनर्जी गेन कर रहा है, बट साइमल्टेनियसली जब ये चार्ज ऊपर मूव कर रहा है बैटरी के अंदर, या यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जब चार्ज नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जो बैटरी के अंदर बाकी सारे आयन्स या चार्जेस हैं उनके साथ कोलिजन भी कर। तो हमारे पास ये भी है कि एज the charge moves through the cell, it loses it also, it simultaneously, ऐसा बोल सकते हैं कि it simultaneously loses energy due to the resistance of the cell, जो केमिकल बेस्ड रेजिस्टेंस होगा। तो हमारे पास दो फीलिंग आ गई कि एक तो ये जो सेल है ये पंप का काम कर रहा है, बट जब पानी उस पंप के अंदर मूव कर रहा है तो वो पंप अपनी खुद की थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस भी ऑफर कर रहा है। तो जब भी मेरे पास एक सेल दिया जाता है गाइस, तो मैं इसको सिर्फ एक सेल की तरह, अगर ये नॉन आइडियल बैटरी है तो गाइस मैं इसको हमेशा सिर्फ एक सेल की तरह नहीं दिखाता हूं, मैं इसको डायग्राम के अंदर ऐसा शो करता हूं कि एक तो मेरे पास सेल है प्लस मेरे पास एक रेजिस्टर, कि इसको मैं दो कंपोनेंट्स में तोड़ लेता हूं एक नॉन आइडियल बैटरी को। एक तो इसको एक आइडियल बैटरी मान लेता हूं या आइडियल सेल मान लेता हूं, और इसकी खुद की कुछ रेजिस्टेंस है, इसको हम बुला लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, इस सेल की खुद की इंटरनल रेजिस्टेंस। ऑलराइट, मैं यहाँ पे शो भी कर देता हूँ गाइस कि मुझे जब भी एक सेल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी होगी तो ऐसा कुछ होगा कि ये मेरे पास सेल है और इसकी कुछ ईएमएफ बता रखी होगी, ईएमएफ बता रखी होगी 2 वोल्ट, और एक स्मॉल आर के अंदर इसकी एक इंटरनल रेजिस्टेंस बता रही होगी 1 ओम। तो मैं इसको कैसे मानूंगा, मैं इसको ऐसे ब्रेक कर लूंगा कि एक तो मेरे पास बस एक आइडियल बैटरी है जिसकी कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है और इसकी ईएमएफ है 2 वोल्ट की, और इसके साथ एक सीरीज में एक अलग से रेजिस्टर लगा दूंगा और उसकी रेजिस्टेंस लिख दूंगा 1। एंड गाइस बार बार ये पूरी बैटरी बनाना इज गेटिंग डिफिकल्ट, तो हमने क्या करा है कि इसकी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रख दी है कि जो हमारी बैटरी है, बैटरी के अंदर अगर मैं इस बैटरी को बनाता हूँ यहाँ पे, अगर ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है और ये वाला राइट वाला एंड नेगेटिव टर्मिनल है, तो इसकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ ऐसी हो जाती है कि हम बस 2 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव टर्मिनल शो कर रही होती है और छोटी वाली लाइन नेगेटिव टर्मिनल शो कर रही होती है, एंड फिर हम इसकी ईएमएफ ई लिख सकते हैं। ऑलराइट, अगर इसकी ईएमएफ ई है, सो गाइस ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल, symbolic representation of a cell। तो मैं यहाँ पे जब आगे नॉन आइडियल बैटरीज को शो कर रहा हूँ तो बस ऐसा कुछ दे रखा होगा मेरे पास कि ये दे रखा होगा और मुझे दे रखा होगा ईएमएफ इज 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस इज 1 ओम, जिसको मैं जब सर्किट सॉल्व कर रहा हूँ उसको मैं ऐसे शो कर, ईएमएफ इज 2 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस इज 1, सीरीज के अंदर बस। तो इससे मेरी लाइफ इजी हो जाएगी क्योंकि मैं रेजिस्टेंस के बारे में बात करना जानता हूँ,
मैं बैटरी के बारे में अलग से बात करना जानता हूँ, तो उन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में भी इजीली बात कर। तो अब करके देखते हैं। तो गाइस अब बात आ रही है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरीज, ठीक है। तो गाइस पहले हम बात करेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी का मतलब क्या है कि बैटरी एनर्जी लूज कर रही है। यहाँ पे देखते हैं कि बैटरी इज या सेल इज लूजिंग एनर्जी, सेल इज लूजिंग एनर्जी, कि हमारा जो सेल है वो एनर्जी लूज कर रहा है। और वो कब होगा गाइस, देख कोई भी सेल एनर्जी लूज कब करेगा, जब वो अपनी एनर्जी चार्ज को दे। चार्ज को एनर्जी देने का मतलब क्या है कि चार्ज जब उसके थ्रू लोअर पोटेंशियल पे एंटर करेगा और हायर पोटेंशियल पे एग्जिट करेगा, तभी तो चार्ज की एनर्जी बढ़ेगी और सेल की एनर्जी कम होगी। देखते हैं क्या मतलब है कि अगर मैं अभी एक आइडियल सेल का केस ले रहा हूं, पहले मैं बात करना चाह रहा हूं आइडियल सेल जिसकी कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन फिर ये हो जाए, करंट नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है और करंट पॉजिटिव टर्मिनल से एग्जिट। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि चार्ज इज एंटरिंग एट अ लोअर पोटेंशियल, entering at a lower potential and leaving at a higher potential, leaving at a higher potential। तो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, वो कहां से आई है कि चार्ज is gaining energy and battery is losing energy। बस खत्म बात कि चार्ज एनर्जी गेन कर रहा है और सेल एनर्जी लूज कर रहा है। एंड मैं यहाँ पे सीधा बोल सकता हूं कि दी rate of gain of potential energy of charge is equal to rate of loss of chemical energy of cell। गाइस मैंने कुछ अमेजिंग बात नहीं बोली है, बहुत ही ऑब्वियस ही बात कि एनर्जी कहां से आ रही है, केमिकल एनर्जी से आ रही है। तो जिस रेट पे वो केमिकल एनर्जी लूज कर रहा होगा उसी रेट पे चार्ज एनर्जी गेन कर रहा होगा। तो ये सारी चीजें आर वेरी 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 ऑब्वियस टू अस। तो यहाँ पे मैं इसको अलग कलर से वो कर लेता हूँ कि रेट ऑफ गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज इज रेट ऑफ लॉस ऑफ केमिकल एनर्जी ऑफ सेल। तो ये पूरी मेरी पिक्चर हो गई है यहाँ पे किस चीज की। लेट मी जस्ट मेक सम स्पेस ताकि ऐसा कुछ कर लेते हैं। ऑलराइट, तो आई होप गाइज ये चीज क्लियर है। बट यही चीज अब मैं नॉन आइडियल सेल के बारे में बात करना चाहता हूँ। नॉन आइडियल सेल, तो अब आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नॉन आइडियल सेल। नॉन आइडियल सेल के केस में क्या है कि अभी भी अगर वो डिस्चार्ज हो रहा है तो कहानी से भी कि करंट लोअर पोटेंशियल पे एंटर कर रहा है और हायर पोटेंशियल पे एग्जिट कर रहा है। बट यहाँ पे साइमल्टेनियसली दो चीजें हो रही कि जो बैटरी है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे सारी चीजें डिटेल में लिखते हैं कि रेट ऑफ गेन ऑफ एनर्जी ऑफ चार्ज, कि जो चार्ज है वो किस रेट से एनर्जी गेन कर रहा है। तो गाइस यहाँ पे देखते हैं कि चार्ज अगर कुछ आ रहा है तो ये कुछ नेगेटिव पोटेंशियल V माइनस पे आ रहा है और लोअर हायर पोटेंशियल V पॉजिटिव पे एग्जिट कर रहा है। तो चार्ज की लाइफ तो क्लियर है ना कि दैट इज dq बाई dt इंटू V प्लस माइनस V माइनस, या फिर जो I टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स। तो इसको मैं डेल्टा VT कर देता हूं
कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द टर्मिनल्स ये हो जाएगा डेल्टा वी टी। तो किस रेट से एनर्जी गेन हो रही है, दैट इज आई टाइम्स डेल्टा वी। आई होप ये चीज क्लियर है, क्योंकि एंटर जब कर रहा था चार्ज तो उसका पोटेंशियल था वी नेगेटिव, एग्जिट कर रहा है तो उसका पोटेंशियल था वी पॉजिटिव। तो जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ वो डी क्यू इंटू वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव डिवाइडेड बाई डी टी रेट हो गया। तो यहाँ पे ये चीज तो हमारे पास क्लियर होगा। अब हम यहां पे ये बात करते हैं कि रेट ऑफ लॉस ऑफ केमिकल एनर्जी, कि सेल कुछ केमिकल एनर्जी लूज कर रहा है और किस रेट से लूज कर रहा है उसकी हम बात करते हैं। तो वो जाएगा गाइस, देखो ईएमएफ क्या होती थी सेल की, वर्क डन बाय सेल इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो एक यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए उसने ईएमएफ के बराबर वर्क करा, तो डीक्यू चार्ज को मूव करने के लिए उसने डीक्यू टाइम्स ईएमएफ चार्ज मूव करा, और रेट के लिए मैं डीटी से डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये चीज आ जाएगी किस रेट से सेल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, और ये हो जाएगा हमारे पास ई टाइम्स करंट। तो अब हमारे पास कुछ आ गई वाली कि जो बैटरी है उसने कुछ ई टाइम्स आई अमाउंट ऑफ अपने तरफ से एनर्जी, और जो चार्ज था उसने कुछ आई टाइम्स डेल्टा वी एनर्जी गेन करी। तो ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, नहीं, क्योंकि ये नॉन आइडियल सेल है। तो जब चार्ज मूव कर रहा था बैटरी के अक्रॉस तो वो एनर्जी लूज भी कर रहा था। वो किस फॉर्म में एनर्जी लूज कर रहा था, हीट की फॉर्म में लूज कर रहा था। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ हीट डिसिपेशन इनसाइड द सेल। एंड गाइस ये चीज बहुत ही क्लियर है अपने लिए। क्या चीज क्लियर है कि रेट ऑफ हीट डिसिपेशन इनसाइड द सेल इज इक्वल टू हाउ मच, आई स्क्वायर टाइम्स इंटरनल रेजिस्टेंस। ये तो हम पहले ही डिराइव कर चुके हैं। तो अब मेरे पास पूरी पिक्चर आ गई है। अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन, अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन। और एनर्जी कंजर्वेशन हमें क्या बोल रहा है कि बैटरी ने इस रेट से एनर्जी दी, और जो बैटरी ने एनर्जी दी भी दो चीजों में गई, एक तो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई और एक हीट प्रोड्यूस हो गई। और अगर मैं आई आई तीनों जगह से कैंसिल कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कि ईएमएफ इज इक्वल टू डेल्टा वी प्लस आई आर, या फिर जो टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी की, डेल्टा वी टी विच इज पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल, दैट इज कमिंग आउट टू बी ई माइनस आई आर, ईएमएफ माइनस करंट टाइम्स द इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड नॉट इक्वल टू सिर्फ ईएमएफ। तो गाइस थोड़ी देर पहले हमने देखा था, मैंने पहले भी बोला था कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, कोई भी एक बैटरी है उसके दोनों एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो ईएमएफ के बराबर था। वो हमेशा ट्रू नहीं है। वो कब ट्रू है, वो दो केसेस में ट्रू, या तो सेल आइडियल है और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है, तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी और ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएंगे, या फिर सेल के अक्रॉस करंट जीरो है। तो यहाँ पे हम ये दो चीजें लिख सकते हैं कि EMF of the battery is equal to potential difference across its terminals in two cases. Case 1 कि बैटरी या सेल इज आइडियल, या तो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है, या फिर सेकंड केस करंट थ्रू द सेल इज जीरो, करंट थ्रू द सेल इज जीरो। तो ये दो केसेस की हमें बात करनी है गाइस, कि हमारी जो ईएमएफ है वो यहां पे, इसको थोड़ा सा अलग कलर के अंदर शोकेस कर देते हैं, कि ईएमएफ टर्मिनल्स के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर सिर्फ दो ही केसेस में होगी, या तो सेल आइडियल रखो, या फिर उसके थ्रू करंट जीरो रखो, या फिर ओपन, बस ऐसे सेल पड़ा हुआ है किसी सर्किट में कनेक्टेड नहीं है, तो जब वो कनेक्टेड नहीं है तो उसके टर्मिनल्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसकी ईएमएफ के बराबर। बट अगर वो डिस्चार्ज हो रहा होगा
तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो ईएमएफ माइनस आई टाइम आएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आई होप गाइस दिस इज क्लियर। ओके, तो यहाँ पे अब हम चार्जिंग की बात करते हैं। चार्जिंग का मतलब क्या हुआ गाइस? चार्जिंग यहाँ पे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना हूँ कि मेरे पास ये एक बैटरी है जो 12 वोल्ट की है, यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा है, और यहाँ पे एक और बैटरी लगी है जो 8 वोल्ट की है। तो हमें यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट तो सर्किट के अंदर समझ आना चाहिए कि डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा कुछ होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये जो 8 वोल्ट वाली बैटरी है मेरी, उसके थ्रू करंट हायर पोटेंशियल पे एंटर कर रहा है और लोअर पोटेंशियल पे लीव कर रहा है। तो जो चार्ज है वो हायर पे एंटर कर रहा है, लोअर पे लीव कर रहा है। तो उस केस में क्या हो रहा है कि जब करंट की डायरेक्शन ये है, हायर पे लीव कर रहा है और लोअर पे लीव कर रहा है, तो इन दिस केस चार्ज इज लूजिंग एनर्जी। जो हमारा चार्ज है वो एनर्जी लूज कर रहा है एंड सेल इज गेनिंग एनर्जी। सेल हमारा एनर्जी गेन कर रहा है। तो ये वाले केस को हम बोलते हैं, दिस केस इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ सेल। तो तुम्हारे जो रिचार्जेबल सेल्स होते हैं उनके अंदर यही होता है कि हम फोर्स कर देते हैं करंट टू एंटर फ्रॉम दी पॉजिटिव टर्मिनल एंड फिर वो नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करता है। चार्ज एनर्जी लूज कर रहा है। चार्ज को हम पहले से एनर्जी देके भेजते हैं, वो अपनी एनर्जी लूज करता है और वो एनर्जी फिर बैटरी के अंदर स्टोर हो जाती है इन फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। तो यहाँ पे उल्टा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को हम बोलते हैं चार्जिंग। अब अगर मेरे पास चार्ज जो है वो आ रहा है हायर पोटेंशियल पे और लीव कर रहा है लोअर पोटेंशियल पे, बट जो मेरी बैटरी है वो एक नॉन आइडियल बैटरी इज नॉन आइडियल। तो उस केस में क्या होगा गाइस? अब मैं थोड़ा जल्दी इस प्रोसेस को करना चाहूंगा कि देखो, अगर वो एंटर कर रहा है चार्ज V प्लस पोटेंशियल पे और एग्जिट कर रहा है V माइनस पोटेंशियल पे, तो मैं सीधा ये चीज लिख सकता हूं कि रेट ऑफ लॉस ऑफ potential energy by the charge is equal to I times V plus minus V minus या फिर I times डेल्टा V। लॉस क्या हुआ? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। वो जब एंटर कर रहा था DQ चार्ज तो उसका पोटेंशियल एनर्जी थी DQ टाइम्स V प्लस। जब वो एग्जिट कर रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी है DQ टाइम्स V माइनस। तो DQ टाइम्स V प्लस माइनस DQ टाइम्स V माइनस, लॉस हो गया dt से डिवाइड करा तो रेट ऑफ लॉस। और ये जो रेट ऑफ लॉस है, ये लॉस कहां पे जा रहा है कि रेट ऑफ गेन ऑफ केमिकल एनर्जी बाय सेल। वो क्या हो जाएगा गाइस? मैं बैटरी की फोर्स के अगेंस्ट पुश कर रहा हूं तो वर्क डन बाय सेल ई था, तो वर्क डन ऑन सेल एक यूनिट चार्ज के लिए भी ई हो जाएगा। तो अगर मैं आई की टर्म लिखूंगा तो ई टाइम्स आई या आई टाइम्स। एंड फिर क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है बैटरी के अंदर तो कुछ हीट भी प्रोड्यूस हो रही होगी, तो रेट ऑफ हीट डिसिपेशन, किस रेट से हीट डिसिपेट हो रही है, वो हमारे पास आ जाएगा आई स्क्वायर आर। आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मेरे पास अब अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन आ जाएगा, अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन, कि एनर्जी आ कहां से रही है? सेल को एनर्जी मिल रही है और हीट की फॉर्म में एनर्जी जा रही है, बट आ कहां से रही है? चार्ज लेके आ रहा है। तो लॉस इन एनर्जी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू गेन इन एनर्जी ऑफ सेल प्लस दी हीट प्रोड्यूस। तो आई आई कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस केस में आ जाएगा E प्लस आई आर। तो ये चीज याद रखने का, ये मेन चीज है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल इन चार्जिंग केस इज नॉट E और E माइनस आई आर, इट इज E प्लस आई आर, ज्यादा है।
ईएमएफ से ज्यादा हो जाता है। तो सेल जब डिस्चार्ज कर रहा होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि V प्लस माइनस V माइनस इज इक्वल टू E माइनस IR, और ये होता है डिस्चार्जिंग वाले केस में, और चार्जिंग वाले केस में E प्लस IR। तो ये हमें याद रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। गाइस अब हम मूव करेंगे हमारे चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, विच इज दी किरचॉफ्स लॉज। एंड थोड़ी सी जल्दी से बात कर लेते हैं कि किरचॉफ्स लॉज दी किसने थी। दे वर गिवन बाय गुस्ताव किरचॉफ, एंड उन्होंने दो सर्किट लॉज दी थी, किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। एंड उन्होंने हाईली कंट्रीब्यूट करा था और भी फील्ड्स के अंदर, थर्मोकेमिस्ट्री को बहुत ज्यादा उन्होंने वो करा था, बूस्ट करा था, काफी डिस्कवरीज करी थी। एंड ही ऑल्सो डिड अ लॉट ऑफ वर्क ऑन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू वेरीफाई कि किसी सर्किट के अंदर जो करंट है या इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, वो उसकी जो स्पीड ऑफ ट्रैवल है दैट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रूल था। तो इनकी दी हुई जो दो लॉज हैं उनके बारे में हम जल्दी से डिस्कस करते हैं। पहली लॉ है किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोल रहा है गाइस कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ एक जंक्शन है, यहाँ पे ये जंक्शन जहाँ पे तीन वायर्स आ रही हैं, वायर 1 2 3 ऐसा कुछ आ रहा है, और फिर हमारे पास एक वायर से करंट I1 एंटर कर रहा है, दूसरी वायर से करंट I2 एंटर कर रहा है, तो टोटल करंट जो एंटर कर रहा है वो I1 प्लस I2। तो तीसरी वायर से पक्के से करंट एग्जिट करेगा, और कितना अमाउंट ऑफ एग्जिट करेगा जितना एंटर कर रहा था, दैट इज I1 प्लस I2। तो किरचॉफ करंट लॉ हमें क्या बोलता है, किरचॉफ करंट लॉ सेज कि टोटल करंट एंटरिंग अ जंक्शन should be equal to total current leaving a junction। कि अगर मेरे पास इस टाइप का एक जंक्शन है और यहाँ से कुछ करंट आ रहा है 1 एम्पियर का, यहाँ से कुछ करंट आ रहा है 2 एम्पियर का, तो तीसरे से पक्के से करंट निकलेगा, और कितना निकलेगा जितना करंट एंटर कर रहा था इस जंक्शन ए को, विद ए या जे बोल देता हूँ यहाँ पे, 3 एम्पियर। बेसिकली पानी वाली फीलिंग इमेजिन करते हैं, क्योंकि पाइप है, यहाँ से कुछ 1 लीटर पानी आ रहा है 1 सेकंड के अंदर, यहाँ से कुछ 2 लीटर पानी आ रहा है 1 सेकंड के अंदर, तो तीसरी से 3 लीटर पानी एंटर करेगा। फ्लो, रेट ऑफ फ्लो सेम रहेगा, नहीं तो पानी बीच में गायब हो रहा है, या तो कम हो रहा है तो पानी गायब हो रहा है, और ज्यादा हो रखा होगा अंदर आने वाला तो पाइप फट जाएगी, विच इज नॉट हैपनिंग। ठीक है, एंड इट इज बेस्ड ऑन दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्योंकि अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होता है इसकी, यहाँ पे 1 एम्पियर एंटर कर रहा है, यहाँ पे 2 एम्पियर एंटर कर रहा है, और एग्जिट सिर्फ और सिर्फ 2 एम्पियर कर रहा होता, तो मतलब यहाँ पे 1 कूलम पर सेकेंड चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हो रहा होता, तो यहाँ पे चार्ज इकट्ठा होता रहता और ये फट जाता। फटता तो है नहीं, तो मतलब या तो चार्ज डिस्ट्रॉय हो रहा है, चार्ज डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रहा, तो मतलब चार्ज कंजर्व रखने के लिए जितना चार्ज पर यूनिट टाइम एंटर कर रहा है जंक्शन को, उतना ही चार्ज पर यूनिट टाइम एग्जिट है। सो दिस इज योर किरचॉफ्स करंट लॉ। एक भी देखते हैं गाइस, हमारे पास कुछ एक सर्किट दे रखा है, और कुछ कुछ ब्रांचेस या वायर्स के अंदर करंट दे रखे हैं, और कुछ कुछ ब्रांचेस के अंदर करंट नहीं दे रखा है, तो हमें डिटरमाइन करना। पहले यहां से शुरू करते हैं कि ये कुछ था, पी जंक्शन था, इस जंक्शन के अंदर 1 एम्पियर और 2 एम्पियर का करंट एंटर कर रहा है, तो यहाँ से पक्के से अप्लाइंग KCL, जो करंट एग्जिट कर रहा होगा वो हो जाएगा 3 एम्पियर। ना यहाँ पे इस जंक्शन पे देखता हूं तो 3 एम्पियर का करंट एंटर कर रहा है, 7 एम्पियर का करंट एग्जिट कर रहा है, तो हमें पक्के से पता लग गया है कि यहाँ पे कुछ 4 एम्पियर का करंट एंटर करा होगा, ताकि टोटल करंट एंटरिंग भी 7 एम्पियर का हो जाए और टोटल करंट एग्जिटिंग भी 7 एम्पियर का हो जाए। फिर इस जंक्शन पे देखेंगे, ये क्यों हो गया, आर जंक्शन पे देखेंगे, तो आर जंक्शन पे मैं देख रहा हूं 3 एम्पियर एंटर कर रहा है, 4 एम्पियर एग्जिट कर रहा है, तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 1 एम्पियर एंटर करना पड़ेगा, ताकि 3 + 1 4 एंटर कर रहा हो और 4 एग्जिट। तो आई होप गाइस अप्लाई करना किरचॉफ्स करंट लॉ को कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सबने सीखी और बहुत ही आसान। मूविंग ऑन नाउ गाइस, वी हैव मूव्ड ऑन टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है हमारे लिए। इस लॉ को डिस्कस करने से पहले मैं जल्दी से तुम्हें एक चीज दिखाने जा रहा हूँ कि एक जो बैटरी है इसका हायर पोटेंशियल वाला टर्मिनल ये है, लोअर पोटेंशियल वाला टर्मिनल ये है, हमें पता है ये, और ईएमएफ दे रखी है। तो मैं इसको एक डब्बे की तरह ट्रीट करने वाला हूँ जिसपे प्लस और माइनस बना होगा, और प्लस माइनस बस ये बता रहा होगा कि प्लस वाला हायर पोटेंशियल पे है
और नेगेटिव वाला लोअर पोटेंशियल पे है, और इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस V है वो बैटरी के केस में EMF E के बराबर है, आइडियल बैटरी के लिए। फिर सिमिलरली अगर एक रेजिस्टर है, रेजिस्टर के अक्रॉस करंट अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है, इसको A बोल देते हैं, ये B बोल देते हैं, तो हमें पहले से ही पता है कि VA माइनस VB इज इक्वल टू IR, और फिर VA हायर पोटेंशियल पे है देन VB, तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट पे हायर पोटेंशियल के लिए प्लस बना दिया है, राइट पे लोअर पोटेंशियल के नेगेटिव बना दिया है। इसको भी एक डब्बे की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, और डब्बे में हायर और लोअर पोटेंशियल पता है, और हायर और लोअर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो IR। तो ये मैं क्लियर है कि इन दोनों को मैं एक डब्बे की तरह रीड कर सकता हूं, जिसमें एक टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे है, एक टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे है, और हमें पहले तो ये लिखना आना चाहिए कि कौन सा हायर पे है कौन सा लोअर पे है। और हम रेजिस्टर के केस में ऐसे याद रखते हैं कि करंट की डायरेक्शन में, क्योंकि करंट राइट टू लेफ्ट फ्लो कर रहा था, तो करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, तो जहां पे करंट एंटर कर रहा था वो हायर पोटेंशियल पे होगा, और जहां से करंट एग्जिट कर रहा था वो लोअर पोटेंशियल होगा। तो इसके बेसिस पे मैंने प्लस और माइनस साइन बना दिए, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोनों एंड्स के बीच में वो ओम्स लॉ से हमें पता है, दैट इज। तो ऐसे ही बहुत सारे कुछ सर्किट एलिमेंट्स हो सकते हैं, आगे कैपेसिटर के अंदर भी होगा, इंडक्टर के अंदर भी होगा, तो मैंने इसलिए बहुत सारे डब्बे यूज कर लिए ताकि जो आज हम डिस्कशन करें वो आगे के लिए भी बात, और उन डब्बों को एक लूप के अंदर, एक क्लोज लूप के अंदर लगा। तो एक डब्बा है यहाँ पे, ये बैटरी भी हो सकता है, ये रेजिस्टर भी हो सकता है, ये कैपेसिटर भी हो सकता है, ये इंडक्टर भी हो सकता है, बट मुझे क्या पता है कि इस डब्बे के अंदर, ये जो पहला डब्बा है, इसके अंदर ऊपर वाला टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे है, नीचे वाला टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे है, और इन दो टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है। सिमिलरली यहाँ पे इस डब्बे के अंदर लेफ्ट वाला टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे है, राइट वाला टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे है, और दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V2। तो ये चीज क्लियर। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे KVL लगाना है। KVL में क्या करना होता है, KVL क्या बोलता है गाइस कि algebraic sum of potential differences in any loop is always zero। तो इसका मतलब क्या है वो देखो। तो गाइस पहला स्टेप जो मैं करता हूं हमेशा जब भी KVL लगाना होता है, स्टेप 1 इज मार्क अ स्टार्टिंग पॉइंट। कोई एक पॉइंट से स्टार्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे पहले ही मार्क कर रखा है ओ, मैं इस पॉइंट स्टार्ट करूंगा, दिस इज माय स्टार्टिंग पोजीशन। स्टार्ट पोजीशन यहाँ पे लिखते हैं, स्टार्ट लिखते हैं, ऑलराइट। अब स्टार्ट यहां से मैं करूंगा। फिर सेकंड इज मार्क अ डायरेक्शन, मार्क अ डायरेक्शन टू मूव इन। मार्क अ डायरेक्शन बेसिकली लिखते हैं बस, मार्क अ डायरेक्शन जिसके अंदर मूव करेंगे। अब किसी भी लूप के अंदर गाइस मैं दो डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ, या तो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ या मैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ। तो लेट से मैंने यहाँ पे अपने लिए डायरेक्शन चूज कर ली, डायरेक्शन मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से शो करता हूँ। आई डिसाइड टू मूव इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मैं मूव कर रहा हूँ, तो CW लिख दिया क्लॉकवाइज। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जैसे जैसे मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूंगा फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मुझे बस लिखते जाना है कि जैसे जैसे मैं एक एलिमेंट के अक्रॉस मूव कर रहा हूँ, पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, और कितने अमाउंट से, और फिर उन सारी चीजों की एक इक्वेशन बन जाएगी जिससे मेरे पास कुछ एक आंसर आए। देखते हैं कि थर्ड स्टेप इज mark all the potential differences moving along the loop। लूप के अक्रॉस मूव करते करते सारे पोटेंशियल डिफरेंस लो, और फिर हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आ जाऊंगा कि इधर से स्टार्ट करा, और फिर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा, तो सबसे पहले मुझे ये एलिमेंट मिलेगा। और जब मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, मतलब मैं नीचे से ऊपर मूव कर रहा हूँ गाइस, नीचे से ऊपर मूव कर रहा हूँ, तो मैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल मूव कर रहा हूँ, तो मेरा पोटेंशियल में इंक्रीज आ रहा है, और कितने अमाउंट का आ रहा है V1। तो इसको मैं लिख दूंगा, पहला पोटेंशियल डिफरेंस मेरी लाइफ में आया V1। अब मैं यहां पहुंच गया, यहां तो गाइस मैं सेकेंड एलिमेंट के अक्रॉस मैं हायर से लोअर पोटेंशियल पे जा रहा हूं,
और मतलब मेरा पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, और कम हो रहा है और कितने अमाउंट से हो रहा है, V2 अमाउंट से। तो कम होने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, नेगेटिव साइन, और मैं लिखूंगा जब मैं सेकेंड एलिमेंट के अक्रॉस मूव करा तो मेरा पोटेंशियल कम हुआ, तो कम हुआ और कितने अमाउंट से हुआ, V2 अमाउंट से, तो इसलिए मैंने -V2। अब मैं तीसरे एलिमेंट के अक्रॉस मूव कर रहा हूं, जब मैं तीसरे एलिमेंट के अक्रॉस मूव कर रहा हूं गाइस, तो मैं लोअर से हायर जा रहा हूं, और लोअर से हायर जा रहा हूं मतलब इंक्रीज आ रहा है, तो प्लस, और कितने अमाउंट का, V3 का। और फिर लास्ट एलिमेंट के अक्रॉस जब मैं मूव कर रहा हूं तो अगेन मैं लोअर से हायर जा रहा हूं, और लोअर से हायर जा रहा हूं, और कितने अमाउंट से, मतलब लोअर से हायर जाना इंक्रीज, कम से ज्यादा जाना मतलब बढ़ गया ना, पॉजिटिव, और कितने अमाउंट से, V4। एंड लास्ट इज कि जब ये हो जाए, इक्वेट द सम टू 0, और ये जो भी आएगा इसको 0 से इक्वेट कर, क्योंकि गाइस मैं पोटेंशियल डिफरेंसेस ऐड करता जा रहा था। तो बेसिकली O से शुरू करके O पे आने में नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0 ही तो होगा ना, क्योंकि मैं जिस पॉइंट से शुरू हुआ था उसी पॉइंट पे आ गया हूं। तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन अ सर्किट शुड बी 0, क्योंकि एक पॉइंट का पोटेंशियल तो यूनिक ही है ना, तो VO माइनस VO तो 0 ही होगा, तो बस इसीलिए 0 आ जाएगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन आ गई है, जो मैंने कहां से निकाली, थ्रू KVL। और KVL अगेन कुछ नहीं है, कॉमन सेंस है, बट इसको अगर हमें लिखना हो तो इसको मैं बोलूंगा दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू, बस अभी के लिए एक बार के लिए मान लो कि दिस इज रिलेटेड टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कि KCL जो किरचॉफ्स करंट लॉ था वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज था, और KVL क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो गाइस इसको एक सर्किट में लगा के देखते हैं। तो मुझे ये सर्किट दे रखा है यहाँ पे, एंड इस सर्किट के लिए मुझे सॉल्व करना है कि करंट कितना है सर्किट के अंदर। तो सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा कि पहले मेरा स्टार्टिंग पॉइंट मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, फिर मैं मूव करने की डायरेक्शन सेट कर देता हूँ, मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन सेट कर दी है। तो यहां से सेट करते हुए अब मैं आगे मूव करूंगा और मैं कुछ करंट अज्यूम कर लूंगा। तो एक और स्टेप, क्योंकि मुझे करंट निकालना है तो आई विल अज्यूम, और मुझे पोटेंशियल डिफरेंस लिखने के लिए गाइस किसी भी रेजिस्टर के क्रॉस करंट लिखने आने चाहिए ना, तो यहाँ पे एक और स्टेप ऐड कर दोगे कि वन स्टेप शुड बी एडेड कि मार्क करंट इन ऑल द ब्रांचेस, सारी ब्रांचेस के अंदर करंट मार्क कर दो। तो यहाँ पे एक ही ब्रांच, क्योंकि एक ही ब्रांच के अंदर अगर मैंने मार्क कर दिया तो सारी ब्रांचेस का सेट हो जाएगा आई। यहाँ पे भी करंट आई है, इसके अंदर भी करंट आई है, इसके अंदर भी करंट आई होगा, राइट। तो करंट आई हो गया है गाइस, और मैं यहाँ से शुरू करता हूँ तो पहले मेरे पास बैटरी आई, और बैटरी में मैं लोअर से हायर पोटेंशियल पे जा रहा हूँ, मैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव पे जा रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा +8। फिर देखते हैं रेजिस्टर के अक्रॉस, रेजिस्टर के अक्रॉस गाइस मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, करंट भी नीचे से ऊपर जा रहा है, मैं भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता हुआ नीचे से ऊपर जा रहा हूँ। और अगर मैं करंट की डायरेक्शन में मूव करूंगा तो ओम्स लॉ क्या बोलती है कि करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, तो मैं लिखूंगा नेगेटिव। और कितने अमाउंट से घटता है, ओम्स लॉ से, दैट इज I टाइम्स द रेजिस्टेंस 2। फिर मैं इस बैटरी के अक्रॉस मूव करूंगा, और 12 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस अगर मैं मूव करूंगा तो मैं हायर पोटेंशियल से लोअर पे कर रहा हूँ, मैं पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ कर रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा -12। और फिर मैं फिर से एक रेजिस्टर के अलॉन्ग मूव कर रहा हूँ, और रेजिस्टर के क्रॉस करंट भी राइट टू लेफ्ट है, मैं भी राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा हूँ, तो पोटेंशियल घटेगा, और कितने अमाउंट से घटेगा, I×3 अमाउंट से घटेगा। और फिर मैं और कोई एलिमेंट नहीं है, मैं वापस O पॉइंट पे आ गया तो इक्वल टू 0 कर दिया। तो I वाली सारी टर्म्स को मैं ले आता हूँ राइट हैंड साइड पे, तो मेरे पास आ जाएगा 8 - 12 इज इक्वल टू I×2 + I×3, और ये आ जाएगा गाइस कि I×5 2 + 3 इज इक्वल टू -4, और करंट आ जाएगा मेरे पास 0.8 एम्पियर। तो पहले इस माइनस साइन का मतलब क्या है, माइनस साइन टेल्स अस, नेगेटिव साइन tells us that the current is in the opposite direction। मतलब
कि ये जो मेरा सर्किट था यहाँ पे, इसके अंदर जो मैंने करंट लिया था गाइस, ये मैंने लिया था, अगर यहाँ पे देखेंगे तो मैंने करंट लिया था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बट एक्चुअली में करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। और ये क्लियर होना चाहिए क्योंकि गाइस 12 वोल्ट की बैटरी ड्राइव करेगी करंट। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये आ जाएगा मेरे पास करंट 0.8 एम्पियर, 0.8 एम्पियर, 0.8। तो आई होप दिस इज क्लियर गाइस। ठीक है, एक और थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर एक लूप की जगह दो लूप है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है गाइस, यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप मेरा क्या होगा, फर्स्ट स्टेप इज मार्क करंट इन ऑल द ब्रांचेस। तो मैंने कुछ यहाँ पे इस नोड पे देख लिया और एक जंक्शन पे आती हुई सारी ब्रांचेस का करंट मार्क कर दिया। तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि एक तो ऊपर से नीचे की तरफ करंट आ रहा है और कुछ I1 अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है। फिर यहाँ पे कुछ इस वाली ब्रांच के अंदर कुछ राइट को लेफ्ट की तरफ करंट जा रहा है एंड लेफ्ट की तरफ कुछ I2 करंट जा रहा है। एंड अब अगर मैं इस नोड पे KCL लगाता हूं तो देख लेते हैं कि गाइस 10 एम्पियर का करंट आ रहा था नीचे को और उसमें से कुछ 4 एम्पियर यहां चला गया, तो बचा हुआ करंट कहाँ जाएगा, नीचे 6 एम्पियर का, तो I1, तो नीचे करंट जा रहा है यहाँ पे I1 माइनस I2। तो यहाँ पे नीचे वाली ब्रांच के अंदर करंट हो गया I1 माइनस। और जितने लूप हैं उतने हमें लूप्स के लिए कुछ लिखनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे सेकेंड पॉइंट ऐड कर देते हैं कि वी हैव, यहाँ पे देखते हैं कि as we have two unknown currents, I1 and I2, we need to write loop KVL for two loops। कि हमें जो KVL लिखना है वो दो लूप्स के लिए लिखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक लूप के लिए KVL एक इक्वेशन देगा। मेरे पास दो लूप हैं, मुझे दो इक्वेशन चाहिए होंगी क्योंकि मेरे पास दो अननोन। तो गाइस यहाँ पे देखते हैं, अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक स्टार्टिंग पॉइंट सेट करने वाला हूं। तो मैंने यहाँ पे इसी को स्टार्टिंग पॉइंट सेट कर दिया दोनों के लिए, इसको O मान लिया है। और ऊपर वाले लूप के अंदर मैं मूव कर रहा हूं इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और नीचे वाले लूप के अंदर मैं मूव कर रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उल्टा मूव कर रहा हूं। ठीक है, तो अब लिखना शुरू करते हैं गाइस कि पहले वाले लूप के अंदर जो इक्वेशन होगी, ये लूप 1 है, ये लूप 2 है। तो पहले वाले लूप के अंदर अगर मैं यहां से शुरू करता हूं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करते हुए पहले मेरे पास 2 ओम का रेजिस्टर आएगा। 2 ओम के रेजिस्टर में मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं, राइट टू लेफ्ट जा रहा हूं। तो राइट टू लेफ्ट, तो मेरे पास आ जाएगा -I2 × फिर मैं बैटरी के क्रॉस मूव करूंगा, तो बैटरी में मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं, तो मतलब पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, तो +8। फिर यहाँ पे ये वाला जो ये हो गया है, इसके अंदर देखते हैं तो I1 करंट यहाँ पे है, I1 करंट यहाँ पे है, और फिर यहाँ पे भी कितना करंट होगा I1। तो मैं जब यहां से यहां मूव कर रहा हूं, नीचे से ऊपर मूव कर रहा हूं, तो मैं करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -I1 × 1। फिर मैं बैटरी के अक्रॉस मूव कर रहा हूँ, ये वाली जो बैटरी है यहाँ पे, और ये बैटरी में अक्रॉस में पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव कर रहा हूँ, तो आ जाएगा -12। और फिर मैं इस रेजिस्टर के अक्रॉस करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा -I1 × 3, और मेरा लूप कंप्लीट हो गया गाइस, और मैंने फिर इक्वल टू 0 कर। तो ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई है, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, और सिंप्लीफाई करने के ऊपर
I1 वाली दोनों टर्म्स को कंबाइन कर देते हैं और करंट वाली सारी टर्म्स को राइट साइड पे ले जाते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 8 माइनस 12 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा गाइज 1 I1 इंटू 1 प्लस I1 इंटू 3, तो I1 इंटू 4 प्लस I2 इंटू 2। तो ये इक्वेशन थोड़ा सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगी 2 टाइम्स I1 प्लस I2 इज इक्वल टू -4। तो ये मेरी पहली इक्वेशन। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड इक्वेशन। नाउ फिर से सेकंड इक्वेशन के लिए सेकंड लूप की बात करते हैं। सेकंड लूप के अंदर मैं मूव कर रहा था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहां से शुरू करता हुआ, ठीक है। एंड करंट फिर से मार्क कर देता हूं, इस वाली ब्रांच के अंदर करंट I2 था और इस वाली ब्रांच के अंदर था I1 माइनस I2 नीचे को, या फिर इसके अक्रॉस I1 माइनस। अब देखते हैं, अब यहाँ पे मैं यहां से मूव करूंगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करूंगा, तो पहले मेरे पास ये वाला एलिमेंट आएगा जिसके अक्रॉस मैं करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्लस की जगह माइनस, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा, तो माइनस I2 इंटू 2 प्लस 8, क्योंकि बैटरी के अक्रॉस भी मैं लोअर से हायर पे मूव करूंगा। और फिर मैं यहाँ पे देखना, देखो जब मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ, करंट यहाँ पे राइट टू लेफ्ट है, मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूँ, मैं करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा हूँ। करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है तो करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ेगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस, और कितने अमाउंट से बढ़ेगा, ओम्स लॉ, प्लस I1 जो भी करंट है उस रेजिस्टर के थ्रू टाइम्स उसकी रेजिस्टेंस विच इज 1, एंड उसको इक्वल टू 0 कर। इसको भी गाइस सिंप्लीफाई कर लेते हैं, करंट वाली टर्म्स को एक साइड, यहाँ पे आ जाएगा I1 माइनस 3I2 इज इक्वल टू -8। ये मेरी इक्वेशन 2 है। अब गाइस मुझे सिंपली दिख रहा है कि यहाँ पे +2I2 है, सॉरी यहाँ पे +I2 है, यहाँ पे -3I2 है। अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं कि 3 टाइम्स इक्वेशन 1, 3 टाइम्स इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे गाइस, अगर मैं ये प्रोसीजर यहाँ पे करता हूँ, तो इसको 3 टाइम्स करूंगा तो हो जाएगा 6 टाइम्स I1, और यहाँ पे इसको बस एज इट इज ऐड कर दूंगा तो प्लस I1। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये 3 टाइम्स I2 माइनस 3I2 कैंसल आउट हो जाएगा जब मैं इनको ऐड करूंगा, तो यहाँ पे I2 के बारे में कुछ लिखना, तो ये लेफ्ट हैंड साइड सॉर्ट हो गई। एंड फिर 3 टाइम्स 1, तो 3 टाइम्स 1 तो 3 टाइम्स -4, तो -12 -8, क्योंकि ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पे गाइस, तो मेरे पास ये आ जाएगा कि 7 टाइम्स I1 इज इक्वल टू -20, पर I1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी गाइस -20/7 एम्पीयर। तो ये मेरे पास I1 की वैल्यू आ गई, और किसी भी एक इक्वेशन के अंदर डाल के I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहली इक्वेशन के अंदर डाल देंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग इन 1, सब्स्टिट्यूटिंग इन 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 था, I2 इज इक्वल टू -4 -2 टाइम्स I1, तो यहाँ पे अगर मैं इसको पुट करूंगा तो -4 -2 टाइम्स -20/7, तो ये आ जाएगा गाइस 40/7 -4, तो एलसीएम ले लूंगा तो बन जाएगा 40 - 28, 40 - 28 इज 12, तो 12/7 है। तो मेरे पास गाइस अब सारे करंट आ गए हैं, तो इसको लिख देते हैं लूप बना के, फिर से इसी को कॉपी कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पे जो मेरे पास करंट आए हैं इनको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। तो गाइस जो मेरे पास करंट आए हैं, I1 की वैल्यू आई है -20%। I1 मैंने लिया था यहाँ पे इस लूप के अंदर, ऊपर वाले लूप के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो I1 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एंड उसकी वैल्यू है 20/7, एंड I2 की वैल्यू जो मैंने ली थी उसी डायरेक्शन में है, बट वैल्यू इज 12/7। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि देखो इस जंक्शन पे दो करंट लीव कर रहे हैं, 20/7 एंड 12/7, तो यहाँ पे एंटर कर रहा होगा करंट कितना अमाउंट,
जो करंट एंटर कर रहा होगा वो जाएगा 32/7 तो ये मेरे आंसर। तो आई होप गाइज ये क्लियर है कि हमें कैसे करना है। पहले सारे लूप्स के अंदर करंट मार्क कर दो, फिर देखो कितने अननोन करंट है, जितने भी अननोन करंट है उनके हिसाब से डिसाइड करो कि इतने लूप्स के लिए मैं केवीएल लिखूंगा, और फिर जो भी लूप है जिनके लिए केवीएल लिखनी है उनके लिए स्टार्टिंग पॉइंट मार्क करा, उनके लिए डायरेक्शन मार्क करी और इक्वेशन लिख दी। करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल कम होता है, करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल रेजिस्टर के अक्रॉस बढ़ता है, और बैटरी के अक्रॉस अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे आएंगे तो पोटेंशियल बढ़ता है, और अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल घटता है। तो ये सारी चीजें याद रख के हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज इसका ट्यूटोरियल तो लगाना ही लगाना है, मिस ही नहीं कर सकते, कोई चांस ही नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स करनी है उसके अंदर, एंड जब तक हम प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं। गाइज do a lot of problems, attend the tutorial class, it will be very helpful. Thank you, best of luck and happy learning.